तो नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों देखिए, आज जीवन परिचय की अगली सीरीज में आज हम लेकर आए हैं महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। ठीक है बेटा, महादेवी वर्मा जी का हम यहाँ पर जीवन परिचय जो है लेकर आए हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय होने वाला है बेटा। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाला है। ठीक है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए जीवन परिचय की अगली सीरीज में महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है बेटा, उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहती हैं। चलिए बेटा फटाफट से शुरू कर देते हैं। देखिएगा लिखा हुआ है आधुनिक युग की मीरा, यानी इनको जो महादेवी वर्मा जी हैं हमारी, इनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इसके नाम से विख्यात श्रीमती महादेवी वर्मा जी का जन्म जो है बेटा सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध नगर फर्रुखाबाद में होलिका दहन के दिन हुआ था। इनकी माता जो थी हेम रानी बेटा, वो साधारण कवित्री थी। यानी कि आधुनिक युग की जो मीरा कहा जाता है बेटा महादेवी वर्मा जी को, तो इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध जो नगर है, जिला है फर्रुखाबाद, उसमें होलिका दहन के दिन हुआ था। और इनकी जो माता हेमरानी थी बेटा, वो साधारण कवित्री थी। यानी माता जी भी कवित्री थी और वे श्री कृष्ण में अटूट श्रद्धा रखती थी। यानी जो श्री कृष्ण थे उनमें अटूट श्रद्धा रखती थी। और उनके नाना भी ब्रज भाषा में कविता करते थे। यानी नानी भी थी कवित्री, नाना भी ब्रज भाषा में कविता करते थे। तो नाना एवं माता के इन गुणों का महादेवी जी पर भी प्रभाव पड़ा। यानी नाना और माता जी जब ऐसी थी तो महादेवी वर्मा जी पर भी इनका प्रभाव पड़ा। 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही उनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा से हो जाता है। यानी 9 वर्ष की जो छोटी आयु रहती है उसमें ही बेटा इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा जी से हो जाता है। किंतु बेटा क्या होता है, उन्हीं दिनों इनकी माता का भी स्वर्गवास हो जाता है। उन दिनों ही इनकी जो माता जी थी उनका बेटा क्या हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है, डेथ हो जाती है। उसके बाद माँ का साया, जो माता जी होती हैं उनका साया सिर से उठ जाने पर भी उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। यानी इसी दौरान बेटा इनकी माता जी की भी स्वर्गवास हो गया। माँ का साया सिर से उठ जाने पर भी इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा तथा पढ़ने और अधिक मन लगाया। तथा पढ़ने में क्या किया बेटा, और अधिक मन लगाया। परिणाम स्वरूप उन्होंने मैट्रिक से लेकर एमए तक की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली। और यही हुआ परिणाम स्वरूप उन्होंने मैट्रिक से लेकर एमए तक की जो परीक्षाएं थी उसको प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली थी। आगे देखिएगा बेटा क्या लिखा हुआ है। इनकी जो रचनाएं थी, जैसे चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनकी जो रचनाएं थी सर्वप्रथम चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित होती है। तत्पश्चात इन्होंने बेटा एक प्रसिद्ध कवित्री के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। जब इनकी जो रचनाएं थी बेटा वो चांद पत्रिका में प्रकाशित हो जाती है तो इन्हें एक प्रसिद्ध कवित्री के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है। और सन 1933 ईस्वी में इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्राचार्य पद को सुशोभित किया। यानी 1933 ईस्वी में जो प्रयाग महिला विद्यापीठ थी उसका प्राचार्य पद उसको सुशोभित किया। और इनकी बेटा काव्यात्मक प्रतिभा के लिए इन्हें सेक्सरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जाता है। यानी कि इनकी जो काव्यात्मक प्रतिभा होती है तो उसके लिए इन्हें सेक्सरिया एवं मंगला प्रसाद जो पुरस्कार रहते हैं उनसे सम्मानित किया जाता है। इसके पश्चात भारत सरकार इन्हें क्या करती है बेटा, पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित करती है। यानी भारत सरकार भी इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। और सन 1983 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी 1983 में इनको मिला है। और इसी वर्ष इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भारत भारती पुरस्कार प्रदान किया गया। 1983 में ही जो उत्तर प्रदेश सरकार थे उनकी ओर से बेटा भारत भारती पुरस्कार भी इनको प्रदान किया जाता है। आगे देखिएगा, प्रसिद्ध समालोचकों ने इन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से संबोधित किया। यानी उस समय के जो प्रसिद्ध आलोचक थे बेटा उन्होंने इनको आधुनिक युग की मीरा नाम का एक टैग दिया। यानी इनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता था। ठीक है, आगे अगर बात करें बेटा, इस महान कवित्री का सन 1987 ईस्वी में स्वर्गवास हो जाता है। यानी ये महान कवित्री 1987 में स्वर्गवासी हो जाती हैं। आगे बात करें बेटा अगर कृतियाँ, इनकी कौन कौन सी प्रसिद्ध जो हैं वो कृतियाँ होने वाली हैं यहाँ पर, तो लिखा हुआ है महादेवी जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार। यानी कौन कौन सी वो रचनाएं हैं महादेवी जी की जो निम्न है। सबसे पहला अगर देखें बेटा तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, निहार। इनकी जो निहार रचना है वो प्रमुख है। देखिए लिखा हुआ है, इस काव्य संकलन में भावमय गीत संकलित हैं। उनमें वेदना का स्वर जो है वो मुखरित हुआ है। वेदना का स्वर जो है वो मुखरित हुआ है। बात करें बेटा दूसरा नंबर की, तो सेकंड पॉइंट पे यहाँ पर रश्मि होने वाली है। ठीक है,
इस संग्रह में आत्मा परमात्मा के मधुर संबंधों पर आधारित गीत संकलित हैं। इस संग्रह में आत्मा परमात्मा के मधुर संबंधों पर आधारित गीत संकलित हैं। आगे बात करें बेटा नीरजा की, तो इसमें क्या हुआ है, प्रकृति प्रधान गीत संकलित हैं। इन गीतों में सुख दुख की अनुभूतियों को वाणी मिली है। इसमें प्रकृति प्रधान गीत संकलित हैं। इन गीतों में सुख दुख की अनुभूति को वाणी मिली हुई है। आगे देखिएगा बेटा सांध्य गीत का, तो सांध्य गीत में क्या हुआ, लिखा हुआ है कि इसमें जो है इनके गीतों में परमात्मा से मिलन का आनंदमय चित्रण है। इनके गीतों में परमात्मा से मिलन का आनंदमय चित्रण है। आगे बात करें बेटा दीप शिखा की, तो क्या लिखा हुआ है, इसमें रहस्य भावना प्रधान गीतों को संकलित किया गया है। इसमें जो है रहस्यमय भावना प्रधान जो गीत हैं बेटा उनको संकलित किया गया है। आगे क्या लिखा हुआ है देखिएगा, इसके अतिरिक्त यानी इनके अतिरिक्त अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ आदि उनकी प्रसिद्ध गद्य रचनाएं हैं। यामा नाम से उनके विशिष्ट गीतों का संग्रह प्रकाशित हुआ है। संधिनी और आधुनिक कवि भी उनके गीतों के संग्रह हैं। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय मैंने आपको करा दिया है बेटा। जीवन परिचय अगर पसंद आया हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।